नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है? दोस्तों, आपको बताना है कि एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रोज होती है। इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा जो है वह एक्सेल 2010 वर्कशीट में कितने रो होती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 10,48,576 रोज होती है। किसमें होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, सेल एड्रेस B16 प्रदर्शित करता है, यानी क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है 16वां कॉलम बाई बी रॉ 16वां कॉलम, बी कॉलम 16 रॉ, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सेल एड्रेस B16 प्रदर्शित क्या करता है? तो वह बी कॉलम और 16वां रो जो है वह B16 प्रदर्शित करता है। किसमें? MS एक्सेल के स्प्रेडशीट में। तो यहां इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं यह सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मोड, एवरेज, सम या टोटल। तो दोस्तों, फंक्शंस का प्रयोग जो है विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक औसत जानने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो सम का यूज, एवरेज का यूज किया जाता है। दोस्तों, औसत निकालने के लिए एवरेज का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 के अनुसार कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6.14 पॉइंट, 8.43 पॉइंट या 6 पॉइंट। दोस्तों, MS एक्सेल 2010 के अनुसार कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो वह 6 पॉइंट होती है, यानी 6.00 होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो काफी अच्छा रहेगा, जो कि आपको स्मरण में रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में टाइटल बार के एकदम नीचे कौन सी बार होती है? ऑप्शन है मेनू बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार या वर्कशीट। दोस्तों, MS एक्सेल में टाइटल बार के एकदम नीचे जो है कौन सी बार होती है? तो वह मेनू बार होती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में गणना करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, MS एक्सेल में गणना करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मूला, फॉर्मेट, वैल्यू या रेंज। MS एक्सेल में गणना करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो वह फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है या यूटिलिटी प्रोग्राम है या उपयुक्त सभी है। तो स्प्रेडशीट जो है वह क्या है दोस्तों? तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी स्प्रेडशीट जो है क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप किसी वर्कबुक का नाम नहीं डाल रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? दोस्तों, जब आप एक्सेल के शीट में आप कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं और उसका नाम नहीं डाल रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा?
फाइल होगा, बुक 1 होगा, वर्कबुक 1 होगा या फिर फाइल होगा। दोस्तों वर्कबुक का नाम नहीं डाल रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, तो वह बुक 1 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्कशीटों का नाम बाय डिफॉल्ट होता है। दोस्तों वर्कशीटों का नाम जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वर्कशीट 1, सीट 1, वर्कबुक 1 या फाइल 1। दोस्तों हम जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं, इन प्रश्नों का सबसे पहले आप प्रश्न देखकर आप इसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों वर्कशीट का नाम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो वह सीट 1 होता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो सीट 1 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाय डिफॉल्ट नई बुक खोलने पर उसमें वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जब आप एमएस एक्सेल का स्प्रेडशीट खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट नई बुक खोलने पर उसमें वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी, यानी जब हम एक्सेल सीट को खोलते हैं तो उसमें 3 सीट हमें दिखाई देती है, यानी खोलने पर जो है 3 की संख्या होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, लोटस 1 2 3, क्वाटो प्रो, एमएस एक्सेल, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्कशीट के 27वें कॉलम का लेबल क्या होगा, जेड, डबल ए बी या बी ए। दोस्तों वर्कशीट के 27वें कॉलम का लेबल क्या होगा, दोस्तों 1 से लेकर के 26 तक अल्फाबेट जो होता है ए टू जेड तक, यानी ए से जेड तक जो है यह कॉलम होता है, लेकिन 27वें कॉलम जो है वह क्या होगा, तो डबल ए हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है एक्सेल में निम्न में से फंक्शन की श्रेणी कौन है, गणितीय, सांख्यिक, तार्किक या उपयुक्त सभी। दोस्तों एक्सेल में निम्न में से फंक्शन की श्रेणी कौन है, तो वह गणितीय भी है, सांख्यिक भी है और तार्किक भी है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है निम्न में से चार्ट के प्रकार कौन है, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, लाइन चार्ट या उपयुक्त सभी। दोस्तों चार्ट के प्रकार कौन है, तो चार्ट के प्रकार जो है पाई चार्ट भी है, डोनट चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन चार्ट के प्रकार नहीं है। दोस्तों हम ऊपर वाला यानी पिछले वाला क्वेश्चन देखे थे कि निम्न में से चार्ट के प्रकार कौन है, तो पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, लाइन चार्ट है, लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन से चार्ट के प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है पाई चार्ट, बबल चार्ट, स्क्वायर चार्ट, 3D कॉलम चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह स्क्वायर चार्ट होगा, यानी स्क्वायर चार्ट जो है यह चार्ट का प्रकार नहीं है, और पाई चार्ट, बबल चार्ट और 3D कॉलम चार्ट जो है यह चार्ट के प्रकार हैं, लेकिन स्क्वायर चार्ट जो है यह चार्ट का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगला है निम्न में से सांख्यिक फंक्शन का उदाहरण है, मैक्स, ट्रिम, इफ या लेफ्ट। दोस्तों निम्न में से सांख्यिक फंक्शन का उदाहरण है, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो मैक्स जो है यह सांख्यिक फंक्शन का उदाहरण है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से टेक्स्ट फंक्शन कौन है, मैक्स, ट्रिम, इफ या एंड। दोस्तों निम्न में से टेक्स्ट फंक्शन कौन है, तो ट्रिम जो है यह टेक्स्ट फंक्शन है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तार्किक फंक्शन का उदाहरण है। दोस्तों आपको तार्किक फंक्शन का उदाहरण चुनना है, ऑप्शन है काउंट, प्रॉपर, एंड या काउंट इफ। दोस्तों तार्किक फंक्शन का उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन सी यानी एंड जो है यह तार्किक फंक्शन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यह प्रश्न जो हम बता रहे हैं आपको, यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर एग्जाम देते हैं तो यह प्रश्न जो है एक्सेल का बहुत ही वीवीआई यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप बिल्कुल अंत तक देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दिनांक पर कार्य करने वाला फंक्शन कौन है? ऑप्शन है नाउ, ट्रिम, वैल्यू या हावर। दोस्तों निम्न में से दिनांक पर कार्य करने वाला फंक्शन कौन है दोस्तों? तो वह हो जाएगा नाउ। यानी नाउ जो है, नाउ का प्रयोग करके हम करंट डेट उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। यानी दिनांक पर कार्य करने वाला फंक्शन जो है वह नाउ है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्वल टू डे का परिणाम होता है सिस्टम की दिनांक, सिस्टम की समय, दोनों ही, या समय व दिनांक। दोस्तों इक्वल टू डे का परिणाम क्या होता है? तो वह सिस्टम की दिनांक होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? दोस्तों आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला जो है। ऑप्शन है इंट, मोड, ट्रिम या आईओजी। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, यानी मोड जो है यह शेषफल निकालने का फंक्शन है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में पेज की डिफॉल्ट स्थिति क्या होती है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल या जस्टिफाई। दोस्तों एमएस एक्सेल में पेज की डिफॉल्ट स्थिति क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह पोर्ट्रेट होगा, यानी एक्सेल में पेज की डिफॉल्ट स्थिति जो होती है दोस्तों वह हमेशा पोर्ट्रेट होती है। उसको बाद में हम लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में बनाई गई प्रत्येक फाइल का एक्सटेंशन जो है वह क्या होता है? डॉट डॉक, डॉट एक्सएलएस, डॉट पीपीटी या डॉट एपीएक्स। दोस्तों एक्सेल में बनाई गई प्रत्येक फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि इसका एक्सटेंशन फाइल जो होता है वह डॉट एक्सएलएस होता है। दोस्तों एक्सेल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट एक्सएलएस होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सूत्र की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो है वीवीआई है, यानी एमएस एक्सेल में सूत्र की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? ऑप्शन है प्लस, माइनस, इक्वल टू या हैश से। तो इसका जो है राइट उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, यानी कोई भी फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें इक्वल टू का सिंबल जो है वह डालना ही पड़ेगा। जब तक हम इक्वल टू का सिंबल नहीं डालते हैं तब तक कोई फॉर्मूला जो है कार्य नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्प्रेडशीट में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? दोस्तों किसी स्प्रेडशीट में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन है A256, 4256, 465, 536, A65, 536। दोस्तों स्प्रेडशीट में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? तो वह ऑप्शन सी होगा इसका राइट उत्तर, यानी 465, 536, यानी ये जो है सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक से अधिक क्रमिक सेलों का चयन करके उनको एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रिंक टू फिट, मर्जिंग, वर्ड रैप या वर्ड पैड। दोस्तों क्रमिक सेलों का चयन करके उनको एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह मर्जिंग कहलाती है, यानी क्रमिक सेलों का जो है चयन करके उनको एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वह मर्जिंग कहलाती है। यानी मान लो हम ये 4 सेल को ले लेते हैं, तो इन चारों सेलों को जो मर्ज करना है तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी ये 4 सेल को मिलाकर जब एक सेल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो उसे मर्जिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहा जाता है? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप। दोस्तों सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहा जाता है? तो उसे सेल टिप कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं,
जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं वह हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को गंभीरता पूर्वक देखें और इसे स्मरण में रखें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सेल टिप होगा। कमेंट को क्या कहा जाता है? तो सेल टिप कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र संख्याओं तथा सूत्रों को डालने की अनुमति देता है? ऑप्शन है टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार। दोस्तों एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र संख्याओं तथा सूत्रों को डालने की अनुमति देता है? तो वह फॉर्मूला बार जो है वह अनुमति देता है। संख्याओं तथा सूत्रों को डालने के लिए अनुमति कौन देता है? तो फॉर्मूला बार देता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? ऑप्शन है वर्ड, स्मॉल सेल, एक्सेल या लोटस। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? तो वह होगा लोटस, यानी लोटस जो है डॉस आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है वह है, किसी दूसरे वर्कशीट के सेल से डाटा को लाना क्या कहलाता है? दोस्तों किसी दूसरे वर्कशीट से सेल से डाटा को लाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है एसेजिंग, रिफ्रेंसिंग, अपडेटिंग या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यदि किसी दूसरे वर्कशीट के सेल से हम डाटा को लाते हैं तो उसे हम रिफ्रेंसिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।